नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर, ठीक है। तो आज का अपना ये 5वां मॉडल पेपर है। तो इसमें आपको मिलेंगे 15 प्रश्न तो आपको मिलेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के, प्लस 15 प्रश्न में आपको मिलेंगे हिंदी की व्याकरण के। कुल मिलाकर के इसमें आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं और 30 ही प्रश्न सिलेक्टेड हैं, जो इनमें से लगभग 20 प्रश्न तो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें संकलित किया है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो आज का अपना ये 5वां वीडियो है। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जाति शब्द है। जाति शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। जाति शब्द क्या है? विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, फिर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें हो जाएगा स्त्रीलिंग, विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, भाषा का बहुवचन रूप है। भाषा का बहुवचन रूप क्या है? विकल्प है इसमें भाषाओं, भाषाएं, तीसरा विकल्प है एक व दो दोनों ही, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाषा जो शब्द है इसका भाषाओं भी बनता है और भाषाएं भी बनता है, दोनों इसके बहुवचन है। तो इसका मतलब है अपना विकल्प नंबर 3, एक और दो दोनों ही, ये सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साहित्य की संपन्नता और उसका विकास परम आवश्यक है, यह वाक्य है। किस काल का यह वाक्य है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, ये वाक्य है अपने वर्तमान काल का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा राष्ट्र की उन्नति की द्योतक होती है, यह वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है ये? भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए वाक्य को पुनः, राष्ट्रभाषा राष्ट्र की उन्नति की द्योतक होती है। होती है इसका मतलब क्या है? वाक्य वर्तमान काल का है, तो विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना आता है, कवियों शब्द का एक वचन रूप है। कवि, कवि या फिर कवि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कवियों, ये जो शब्द है ये बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? कवि, विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका आता है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती थी। ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह वाक्य अपना हो जाएगा बिल्कुल सरल वाक्य है। ये सरल वाक्य है क्योंकि किसी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है, न संयुक्त वाक्य है और न ही मिश्र वाक्य है, ये बिल्कुल सरल वाक्य है। अगला अपना प्रश्न आता है, प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अपना वाक्य है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि पहला वाक्य है दूसरा वाक्य के ऊपर, दूसरा वाक्य जो है वो पहला वाक्य के ऊपर आश्रित है। तो ये अपना वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य, विकल्प नंबर 2। अगला अपना प्रश्न है, तवे की बूंद होना, क्या मतलब है इसका? 4 विकल्प हैं, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, अर्थ समझने का प्रयास करें और सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो तवे की बूंद होना, इसका मतलब हो जाएगा तुरंत अदृश्य हो जाना, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न आता है, पानी मथने से घी नहीं निकलता। पानी मथने से घी नहीं निकलता, तो क्या तात्पर्य है इसका?
4 विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, विकल्पों को पढ़ें, सही उत्तर का प्रयास करें देने का। देखिए, पानी मतने से घी नहीं निकलता, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी कि व्यर्थ की बहस करने से कोई लाभ नहीं होता। अगला प्रश्न अपने हैं, पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली, यानी पंच अगर कह दे कि ये बिल्ली है तो बिल्ली है, इसको मानना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या है? तो इस प्रश्न का अपने सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी कि जो सबकी राय सो अपनी राय, तो सबकी राय होती है वही अपनी राय होती है, अपनी अकेले की कौन मानेगा। अगला प्रश्न अपने है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो अपनी आगमन विधि है उसका अन्य नाम बताना है, उसको अन्य किस नाम से जानते हैं। 4 विकल्प अपने समक्ष प्रस्तुत हैं, विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि या फिर सत्यापित विधि। तो ये जो आगमन विधि है इसको अपन जानते हैं उदाहरण विधि के नाम से, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अपने हैं, किंडरगार्टन विधि का विकास किया, जो अपने किंडरगार्टन विधि है इस विधि का विकास किसने किया था? साथ ही ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है और सबको आना भी चाहिए। जो किंडरगार्टन विधि है उसका विकास किया था, किसने किया? फ्रोबेल ने। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? प्रश्न एक बार पुनः, गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होगा? 4 विकल्प हैं, प्रथम कक्षा से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से या फिर कक्षा 3 से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, कक्षा 5 से। गहन अध्ययन निष्ठ जो शिक्षण होता है इसमें मौन वाचन करते हैं कक्षा 5 से, कक्षा 5 से मौन वाचन का प्रारंभ होता है। अगला अपना प्रश्न आता है, भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? अगर हम भाषा की शिक्षा दे रही हैं तो नीचे 4 विकल्प है, इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेकर के हम भाषा की शिक्षा देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, सरल से कठिन की ओर। अगला प्रश्न आता है, व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि का, परोक्ष प्रणाली, आगमन प्रणाली या फिर निगमन प्रणाली? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगमन प्रणाली, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? अगर मान लो आप हिंदी शिक्षण करवा रहे हो, उसमें दुर्बल और मंद बुद्धि के छात्र हैं, तो उनके लिए आप कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि या फिर लेख विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, दुर्बल और मंद बुद्धि बालकों के लिए जो भाषा होती है उसमें लेख विधि प्रयुक्त की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो रचना शिक्षण की नहीं है? सही विकल्प बताना है आपको। 4 विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, परामर्श विधि, भाष्य विधि, रूपरेखा विधि या फिर निर्देशन विधि। सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, भाष्य विधि। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है कौन से हैं? 4 विकल्प हैं, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया करके सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो क्या है? उपयुक्त सभी। उसमें प्रेरणा का सिद्धांत भी शामिल है, क्रिया करके सीखने का सिद्धांत भी शामिल है और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी शामिल है। विकल्प नंबर 4 इसमें सही जवाब हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है? जब सामूहिक वाचन होता है तो पाठ का वाचन सबसे पहले कौन करता है? 4 विकल्प आपके समक्ष, अध्यापक, समूह का नेता, समूह का छात्र या फिर कोई नहीं। तो जब सामूहिक वाचन होता है तो सबसे पहले वाचन करते हैं, कौन करते हैं? अध्यापक जी, मास्टर जी सबसे पहले सामूहिक वाचन करते हैं। अपना अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं में होता है? सस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं में होता है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पढ़िए विकल्पों को, प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, सस्वर वाचन करते हैं अपन छोटी कक्षाओं में। अगला प्रश्न लेते हैं, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? 4 विकल्प आपके समक्ष, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन या फिर टेप रिकॉर्डर, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रेडियो की जो सीमाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं अपन टेप रिकॉर्डर से। विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने दूरदर्शन कार्यक्रम में शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्राथमिकता प्रदान की है। किसे प्राथमिकता प्रदान की है? तो देखिए, वयस्कों हेतु गैर औपचारिक शिक्षा के लिए। दूसरा विकल्प है दूरदर्शन का अनौपचारिक शिक्षा हेतु प्रयोग। तीसरा है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। तो साथियों, इसके सभी जो विकल्प हों बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है। वस्तुनिष्ठता की रक्षा करने के लिए सबसे उपयुक्त जो प्रश्न है वो किस प्रकार के प्रश्न उपयुक्त रहते हैं जिससे वस्तुनिष्ठता की रक्षा हो सके? 4 विकल्प हैं, विकल्पों को पढ़ें, प्रत्यय स्मरण करें और सही जवाब देने का प्रयास करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, अति लघुरात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठता की रक्षा करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अति लघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है आपको कि कौन सा इसमें उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। प्रशिक्षित, देखिए इसमें उपसर्ग हो जाएगा उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उसे उपसर्ग करते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो देखिए, इसके प्रारंभ में उपसर्ग है प्रह, ये अपने को मिल रहा है प्रह, इत, क्षित यानी कि छोटी की मात्रा और तय, तो ये यहाँ पे मिल रहा है इत। तो इसका मतलब विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तत्काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्काल शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3 और संधि हो जाएगी कौन सी? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या यह अंतर केवल सोचने के कौशल के होने न होने का कारण है? रेखांकित शब्द हैं। इसमें रेखांकित शब्द मैं कर देता हूँ, एक तो यह और एक है केवल, ये 2 शब्द रेखांकित हैं। तो इन दोनों शब्दों में क्या क्या है? इसमें एक 5वां विकल्प भी आना चाहिए जो मैं बता दूंगा अभी आपको। क्या यह अंतर केवल सोचने के कौशल के होने न होने का कारण है? रेखांकित शब्द हैं, 2 शब्द रेखांकित, एक तो यह है और एक केवल है। ये शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय? तो देखिए, इसमें 2 विकल्प होंगे जो कि इसमें नहीं दे रखा है। यह तो क्या है, अपना सर्वनाम हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा विकल्प नंबर 2 और केवल हो जाएगा अपने अव्यय।
तो इसमें होना चाहिए विकल्प 2 और 4 दोनों सही है, ठीक है। दूसरा भी सही है और चौथा भी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बुद्धि शब्द है, बुद्धि शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है? साथ ही इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप प्रश्न को, वीडियो जो है उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप निरंतर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। देखिए साथियों, अपना बुद्धि जो शब्द है वो है संज्ञा। विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौशल शब्द में निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अपने को प्रत्यय बताना है कौशल शब्द में, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। देखिए अंत में क्या आ रहा है, कौशल के, कौशल ए आ रहा है अंत में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2 ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अपना अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों के द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु, ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किया गया जो परीक्षण है वो क्या कहलाता है? बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। ये प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? विकल्प नंबर 3 उपलब्धि परीक्षण। छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच करने के लिए क्या करते हैं? उपलब्धि परीक्षण करते हैं। पहले पढ़ाते हैं उनको, अधिगम कराते हैं, और फिर उन्होंने कितना ग्रहण किया उसकी जांच करने के लिए अपने क्या करते हैं? उपलब्धि परीक्षण करते हैं। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है आपको। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इन ही बातों का अपने को एक अध्यापक होने के नाते पता होना चाहिए। तो 4 विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, बताइए क्या सही जवाब होगा इसका। निदानात्मक प्रश्न का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? विकल्प नंबर 4 छात्रों की जो कमजोरियां होती है उनका पता लगाना। साथ ये थे आज के अपने 30 प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपको पसंद है और आप चाहते हैं ऐसे प्रश्न और आपके समक्ष प्रस्तुत हों, तो अपना जो वीडियो है उसको अन्य जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।